Hello students, welcome to Swami Vivekananda Institute. My name is Shaheen and in this particular lecture video, we are going to discuss another part of logical reasoning. तो इससे प्रीवियसली हम लोगों ने लॉजिकल रीजनिंग के फैलेसी को डिस्कस किया था। फैलेसी के एक पार्ट के अंदर हम लोगों ने हेतु भाषा वाले टॉपिक को कंप्लीट किया था। इसके अलावा मिडिल टर्म जब डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं होती तो किस तरीके से हम आइडेंटिफाई करते हैं, इसको भी एनालाइज कर लिया। नाउ इन दिस लेक्चर वीडियो हम लोग आगे फैलेसी को कंटिन्यू करेंगे विद नंबर ऑफ एमसीक्यूज ऑल्सो। जो सबसे पहला टॉपिक है दैट इज इलिसिट मेजर। अब ये इलिसिट मेजर का क्या मतलब है? जो कोई भी फॉर्म होती है कैटेगोरिकल सिलोगिज्म जहां पे मेजर टर्म डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं होती। अब मैंने पिछली क्लास में आपको बताया था कि जहां पे मिडिल टर्म डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं होती, अब मिडिल टर्म को यहाँ पे आना चाहिए था, ठीक है, तो वो डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं थी तो वो हमने बोल दिया अनडिस्ट्रीब्यूटेड मिडल। आप देख सकते हो अनडिस्ट्रीब्यूटेड मिडल देखा था। नेक्स्ट इज अब जो सीखना है वो है मेजर टर्म जब डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं होती। चलो बात कर लेते हैं। नो सी आर बी, ये कंक्लूजन है आपका। कंक्लूजन में जो सबसे पहली टर्म होती है दैट इज कॉल्ड द माइनर टर्म और जो सेकेंड टर्म होती है दैट इज कॉल्ड द मेजर टर्म। ये तो आपको ऑलरेडी पता है। माइनर टर्म यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे सी और यहाँ पे बी। अब जो बी जहां पे पुट है वो हो गई मेजर प्रीमाइस, जहां पे माइनर टर्म आती है वो माइनर प्रीमाइस, जहां पे मेजर टर्म आती है वो मेजर प्रीमाइस। मेजर प्रीमाइस और यहाँ पे क्या हो गई, ये हो गई माइनर प्रीमाइस, ठीक है। अब क्योंकि ये मेजर इलिसिट मेजर है तो हमें देखना है मेजर टर्म डिस्ट्रीब्यूटेड है या नहीं। मेजर टर्म है बी, क्या बी ऑल के साथ आ रहा है? नहीं। क्या बी नो के साथ आ रहा है? नहीं। तो इसी वजह से ये कहलाएगा आपका इलिसिट मेजर। अगर ये इलिसिट माइनर होता, इन सच केस क्या होता? इलिसिट माइनर मतलब सी आपका ना तो यहाँ पे ना यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट नहीं होता, ठीक है। दोनों के साथ, दोनों टर्म में से एक टर्म के साथ भी नहीं आता। फॉर एग्जाम्पल ऑल ए आर बी, ऑल बी आर सी, ऑल देयरफॉर ऑल ए आर सी। सपोज ये हमारी एक स्टेटमेंट है, इसमें माइनर टर्म कौन सी हो गई? ए। मेजर टर्म कौन सी हो गई? सी। मिडिल टर्म हो गई बी। क्या बी डिस्ट्रीब्यूटेड है? हाँ डिस्ट्रीब्यूटेड है। रीजन इज कि यहाँ पे ऑल के साथ बी आ रहा है। एक टर्म में, दोनों टर्म में, कोई भी फर्स्ट प्रीमाइस में, सेकंड प्रीमाइस में या प्रीमाइस दोनों में अगर आ रही हो तो आप बोलोगे डिस्ट्रीब्यूटेड है, अदरवाइज डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है। जो ए है, ए क्या है? माइनर टर्म। क्या माइनर टर्म डिस्ट्रीब्यूटेड है यहाँ पे? यस। क्यों? क्योंकि यहाँ पे ऑल के साथ ए आ रहा है। फिर मेजर टर्म क्या है? मेजर टर्म इज सी। क्या मेजर टर्म डिस्ट्रीब्यूटेड है? तो आपका आंसर रहेगा नो। दैट इज वाई ये जो फैलेसी बनेगी वो अनडिस्ट्रीब्यूटेड या इलिसिट मेजर की बनेगी, क्योंकि यहाँ पे मेजर टर्म डिस्ट्रीब्यूट नहीं है, ठीक है। जैसे कि अब एक और एग्जांपल देखो, ऑल हॉट डॉग्स आर फास्ट फूड, नो हैमबर्गर आर हॉट डॉग, देयरफॉर नो हैमबर्गर आर फास्ट फूड। तो हैमबर्गर कर क्या हो गए आपकी माइनर टर्म और फास्ट फूड हो गए आपके मेजर टर्म, और यहाँ पे हॉट डॉग जो है वो है मिडिल टर्म। क्या मिडिल टर्म डिस्ट्रीब्यूटेड है मैम? यस। हैमबर्गर भी डिस्ट्रीब्यूटेड है, हैमबर्गर मतलब माइनर टर्म भी डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो कौन सा डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है? दैट इज मेजर टर्म। इसी वजह से इसको इलिसिट मेजर बोलेंगे। अब आपको इलिसिट माइनर भी बताने की जरूरत नहीं है, एक बार पढ़ देती हूँ। इलिसिट माइनर एक फॉर्मल फैलेसी होती है कमिटेड इन अ कैटेगोरिकल सिलोगिज्म, जो कि इनवैलिड होती है बिकॉज क्योंकि इसकी जो माइनर टर्म है वो अनडिस्ट्रीब्यूटेड होती है इन द माइनर प्रीमाइस, बट
डिस्ट्रीब्यूटेड इन द कंक्लूजन, कंक्लूजन में तो यहाँ पे है, कंक्लूजन में तो यहाँ पे होगी, लेकिन माइनर टर्म के अंदर माइनर प्रीमाइस डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं होती। ऑल कैट्स आर felines, all cats are mammals and all mammals are felines। अब देखो यहाँ पे माइनर टर्म हो गई मैमल, तो क्या माइनर टर्म इसके साथ आई? नो। माइनर टर्म इसके साथ आई? नो। तो दैट इज वाई ये इलिसिट माइनर वाली प्रॉब्लम है, फैलेसी है। द माइनर टर्म क्या है यहाँ पे? मैमल, विच इज नॉट डिस्ट्रीब्यूटेड, जो कि डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है माइनर प्रीमाइस में। ऑल कैट्स आर मैमल बिकॉज दीज प्रीमाइस इज, क्योंकि केवल और केवल यही प्रीमाइस है जो एक प्रॉपर्टी को पॉसिबल बनाती है सम मैमल, दैट इज दैट दे आर कैट्स। ठीक है, एक बार इसको गो थ्रू कर लो, फिर बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट इज अफर्मेटिव कंक्लूजन फ्रॉम अ नेगेटिव प्रीमाइस। अगर दो नेगेटिव प्रीमाइस है तो कभी भी उससे पॉजिटिव कंक्लूजन नहीं ड्रॉ होगा। अगर ड्रॉ कर देते हैं इन केस, तो आप बोलोगे ये एक फैलेसी है और ऐसा पॉसिबल नहीं हो सकता। ओके, देन नाउ अफर्मेटिव कंक्लूजन फ्रॉम अ नेगेटिव प्रीमाइस, illicit negative एक formal fallacy है that is committed when a categorical syllogism has a positive conclusion। क्योंकि जब आप बोलते हो कि एक या दो नेगेटिव प्रीमाइस मिलके कभी भी आपका पॉजिटिव नहीं बना सकते। नो फिश आर डॉग्स, नो डॉग्स कैन फिश, दोनों क्या है? नेगेटिव प्रीमाइस। तो यहाँ पे ऑल फिश कैन फ्लाई इज नॉट पॉसिबल। Now the next one, exclusive premise। exclusive premise कौन बता सकता है? एक्सक्लूसिव प्रीमाइस कौन बता सकता है? एक्सक्लूसिव प्रीमाइस क्या कहता है? अ स्टैंडर्ड फॉर्म कैटेगोरिकल सिलोगिज्म दैट हैज टू नेगेटिव प्रीमाइस, दो नेगेटिव प्रीमाइस होंगे। अब वो किस फॉर्मेट में हो सकते हैं? नो और सम नॉट। नो और सम नॉट की जो फैलेसी होगी तो उसके अंदर आप सम नॉट वाला उसका नेगेटिव कंक्लूजन ड्रॉ नहीं कर सकते। पिछले क्वेश्चन में हमने पिछले टॉपिक में फैलेसी के पढ़ा था कि जब दो नेगेटिव कंक्लूजन या एक नेगेटिव कंक्लूजन होता है उससे आप पॉजिटिव, दो नेगेटिव प्रीमाइस होते हैं उससे आप पॉजिटिव कंक्लूजन ड्रॉ नहीं कर सकते। और ये फैलेसी क्या कहती है कि अगर दो नेगेटिव प्रीमाइस है तो उससे नेगेटिव कंक्लूजन ड्रॉ नहीं हो सकता। तो आप ओवरऑल कह सकते हो कि जो दो नेगेटिव प्रीमाइस है उससे कोई कंक्लूजन ही नहीं ड्रॉ हो सकता, क्योंकि नेगेटिव के लिए आप मना कर रहे हो, पॉजिटिव के लिए आप मना कर रहे हो। तो इससे कह सकते हैं कि जब दो नेगेटिव आपके प्रीमाइस होंगे तो उससे कोई भी कंक्लूजन ड्रॉ नहीं हो सकता। और अगर दो नेगेटिव प्रीमाइस से आप नेगेटिव कंक्लूजन ड्रॉ करोगे तो दैट इज नोन एज एक्सक्लूसिव प्रीमाइसेस। नाउ अफर्मिंग द कॉन्सिक्वेंट, अफर्मिंग द कॉन्सिक्वेंट को आप कन्वर्स एरर बोलते हो। ये एक लॉजिकल फैलेसी है जहां पे दैट इन्वॉल्व टेकिंग अ ट्रू स्टेटमेंट एंड अज्यूमिंग द कन्वर्स फॉर्म वुड बी ट्रू एज वेल। मतलब अगर एक स्टेटमेंट ट्रू है तो उसी के बेसिस पे दूसरी स्टेटमेंट भी क्या होगी? ट्रू होगी। ये कहता है कन्वर्स। इन्होंने बोला इफ x इन द केस देन y इज ऑल्सो द केस। अगर x कोई केस है तो y भी केस है, अगर x ट्रू है तो y भी ट्रू है, अगर y ट्रू है तो x भी ट्रू है। क्योंकि एक कंडीशन स्पेसिफिकली सही प्रूफ हो रही है तो उसके बेसिस पे सेकंड कंडीशन भी प्रूफ होगी। However, even if the first part of such an argument is true, अगर पहला पार्ट सही है
तो सेकंड पार्ट जरूरी नहीं है कि वो सही हो, लेकिन अगर ऐसा कर देते हैं इन सच केस तो हम बोलते हैं ये फैलेसी है, और इस फैलेसी का नाम क्या है? अफर्मिंग द कॉन्सिक्वेंट। ओके, नाउ द नेक्स्ट वन, फॉर अ बर्ड टू बी एबल टू फ्लाई इट नीड्स टू विंग्स। एक बर्ड को फ्लाई करने के लिए दो पंखों की जरूरत होती है, टू विंग्स की जरूरत पड़ती है। ईमो एक बर्ड है, उसके पास भी दो विंग्स है, इसका मतलब ईमो भी फ्लाई कर सकता है। बट ईमो तो एक एक्सेप्शनल केस है ना, इन्होंने एक कंडीशन के बेसिस पे दूसरी कंडीशन को ड्रॉ कर दिया और बोला कि ये भी पॉसिबल है। जैसे कि एक बर्ड को उड़ने के लिए टू विंग्स की रिक्वायरमेंट होती है, तो ईमो के पास भी टू विंग है, इट मींस वो भी फ्लाई कर सकता है। नाउ हियर इट इज हार्ड टू डिनाई, आप फर्स्ट पार्ट को डिनाई कर सकते हो क्या? नहीं, लेकिन एक्सेप्शन केस है आपका जो सेकंड पार्ट है ईमो, क्योंकि उसकी साइज की वजह से, थैंकफुली गिवन द साइज ऑफ एन ईमो, तो ये अनट्रू हो जाता है। इफ यू हैव द फ्लू, अगर आपको फ्लू है तो आपको फीवर का एक्सपीरियंस हुआ होगा। यू हैव अ फीवर, अगर आपको आज फीवर है, इट डज नॉट नेसेसरीली मीन कि आप क्या होगे, आपको फ्लू होगा। फीवर इज द फर्स्ट स्टेप और फ्लू इज द सेकंड स्टेप। अगर फ्लू है तो फीवर तो हो सकता है, लेकिन अगर फीवर है तो फ्लू हो या ना हो, दोनों ही कंडीशन पॉसिबल है। ठीक है, नाउ दिस माइट सीम्स प्लॉजिबल, हाउएवर व्हाइल अ फीवर एक सिम्टम है फ्लू का, इट इज ऑल्सो एसोसिएटेड विद अदर कंडीशन, एंड बिकॉज द सेकेंड पार्ट ऑफ दिस एग्जाम्पल डज नॉट नेसेसरली फॉलो, तो फर्स्ट पार्ट की वजह से वो क्या हो जाएगा? एक फैलेशियस हो जाएगा। डन, एक बार आप इसको गो थ्रू कर लो और इसके एग्जाम्पल्स को भी नोट डाउन कर लो स्टूडेंट्स, क्योंकि एग्जाम्पल के बेसिस पे आपसे क्वेश्चन पुट अप होते हैं। और आप ये नोटिस कर पा रहे होगे कि लॉजिकल रीजनिंग में अ सेट ऑफ पैटर्न फॉलो हो रहा है, जिसमें आप स्क्वायर ऑफ अपोजिशन, जिसमें आप फैलेसी, और फैलेसी भी बहुत ज्यादा नहीं है वाइड इनफ। पहले के टाइम पे आप स्टूडेंट्स को लगता था फैलेसी यार कितना बड़ा टॉपिक है, लेकिन अगर बार बार गो थ्रू करोगे तो फैलेसी भी इतना बड़ा कॉम्प्लिकेटेड पार्ट नहीं रहेगा। नाउ डिनाइंग द इंसिडेंट, डिनाइंग द इंसिडेंट क्या है? Denying the antecedent, sometimes called inverse error or fallacy of the inverse, एक formal fallacy है of inferring the inverse from the original statement। वहां क्या कहते थे कि अगर x true है तो y भी true है। यहां क्या कह रहे हैं? if p then q, अगर p है तो q है, अगर P नहीं है तो Q नहीं है। मतलब दोनों पॉजिटिव स्टेटमेंट, दोनों नेगेटिव स्टेटमेंट, दोनों स्टेटमेंट को ले लिया। वहां पे कह रहे थे अगर X सही है तो Y भी सही है, लेकिन यहाँ कह रहे हैं अगर X है तो Y है, अगर X गलत है तो Y भी गलत है। ठीक है, तो यहाँ पे नॉट वाली भी कंडीशन को हम सपोज कर लेते हैं। अगर आप, इफ यू आर अ प्रूफ रीडर, आपके पास जॉब है, अगर आप एक प्रूफ रीडर हो तो आपके पास जॉब है। दस इफ यू आर नॉट अ प्रूफ रीडर, आप प्रूफ रीडर नहीं हो तो आपके पास जॉब नहीं है। तो मतलब दोनों ट्रू कंडीशन, दोनों फॉल्स कंडीशन, दोनों के ही अज्यूम पे बेस्ड आप सीखोगे क्या बोलते हैं इसको? डिनाइंग द इंसिडेंट। नाउ द नेक्स्ट वन इज एग्जिस्टेंशियल फैलेसी। What do you mean by existential fallacy? A formal logical fallacy जो कि committed होती है when a categorical syllogism employ two universal premise all to arrive at a particular conclusion। ठीक है, दो यूनिवर्सल कभी भी पर्टिकुलर सिचुएशन को अराइज नहीं कर सकते। दो यूनिवर्सल मतलब अगर ऑल है
तो वो सम वाली कंडीशन को फॉलो नहीं कर सकता, और नो तो कभी भी सम नॉट को फॉलो करेगा ही नहीं। ठीक है, अभी हमने डिस्कस किया था कि जो नेगेटिव स्टेटमेंट है उससे नेगेटिव भी ड्रॉ नहीं हो सकता, उससे पॉजिटिव भी ड्रॉ नहीं हो सकता। तो ये वाली फैलेसी किसके लिए एप्लीकेबल है? ऑल के लिए और सम के लिए। कभी भी दो यूनिवर्सल से पर्टिकुलर स्टेटमेंट ड्रॉ नहीं हो सकती। लिखते जाओ साइड में, आप फैलेसी लिखो, एग्जाम्पल लिखो, फैलेसी लिखो, एग्जाम्पल लिखो। मतलब अगर आप एग्जाम्पल के बेसिस पे भी फैलेसी को अगर रिकॉग्नाइज कर पा रहे हो तो इट्स वेल एंड गुड। Now, एक valid categorical syllogism, if the two premises are universal, then the conclusion must be universal as well. दो universal है तो उसका जो conclusion निकलेगा that is also a universal. लेकिन क्या ये no वाले में applicable है? No. It's not applicable. The reasoning behind this, इसके पीछे जो reasoning है becomes clear when you use classes without any members and the conclusion states that there are member of this class. मतलब ये कह रहे हैं, आप ये देख सकते हो, when you use classes without any member, और एक तरफ कह रहे हैं कि conclusion में कि ये member है class का। ऑल एक्स आर वाई, ऑल जेड आर वाई, सम जेड आर वाई ये ड्रॉ नहीं हो सकता, क्योंकि ऑल से यहाँ पे सम वाली कंक्लूजन ड्रॉ नहीं हो सकती। और अगर ऐसा होता है तो ये एरर है, ये मिस्टेक है, कौन सी? एग्जिस्टेंशियल फैलेसी। ओके, नाउ प्रैक्टिस क्वेश्चन की बात करेंगे। प्रैक्टिस क्वेश्चन से पहले मैं कुछ फैलेसी बोलूंगी और आप लोगों को उस फैलेसी को बताना है। जैसे सबसे पहले है अपील टू इग्नोरेंस फैलेसी, क्योंकि जो इनफॉर्मल फैलेसी वाला जो पार्ट हुआ था वहां पे हम लोगों ने आपके कुछ टॉपिक्स डिस्कस हो गए थे, कुछ टॉपिक्स रह गए थे, तो थोड़ा सा हम उसको भी रिवाइज कर लेते हैं। अपील टू इग्नोरेंस लिखते जाना मेरे साथ साथ। अपील टू इग्नोरेंस जो फैलेसी है वो ये कहती है कि अगर आप किसी चीज को प्रूफ नहीं कर पा रहे कि वो एग्जिस्ट करती है, इसका मतलब वो एग्जिस्ट ही नहीं करती। ठीक है, घोस्ट वाला एग्जाम्पल, गॉड वाला एग्जाम्पल, अगर आप प्रूफ नहीं कर पा रहे कि गॉड एग्जिस्ट नहीं करते, इसका मतलब गॉड एग्जिस्ट करते हैं। नेक्स्ट वन इज अपील टू एन इनएप्रोप्रिएट, अपील to an inappropriate person, मतलब जिसको उस टॉपिक की नॉलेज नहीं है। पर्सन नहीं, अथॉरिटी लिख लो, इज एन एप्रोप्रिएट वर्ड। अथॉरिटी मतलब जिसको उसकी प्रॉपर अथॉरिटी नहीं है, पावर नहीं है, वो आपके टॉपिक की बात करें। जैसे सपोज मुझे किसी एक साइंस वाले बायोलॉजिकल टर्म की नॉलेज नहीं है, ठीक है, तो उस सिनेरियो में मैं अगर उससे रिलेटेड जजमेंट देती हूं तो वो एक गलती होगी, वो एक एरर होगा, और उसकी एरर को अपील टू एन इनएप्रोप्रिएट अथॉरिटी बोलेंगे। नाउ द नेक्स्ट वन इज फॉल्स कॉज। व्हाट डू यू मीन बाय फॉल्स कॉज? जहां पे रीजन ही गलत है। जैसे कि जब मैं कार वॉश करती हूं तब बारिश होती है। इज इट द करेक्ट कॉज? क्या ऐसा हो सकता है? क्या ये एक लॉजिकल रीजन है? नहीं, लॉजिकल रीजन नहीं है। दैट इज वाई। नेक्स्ट वन इज इक्विवोकेशन। इक्विवोकेशन फैलेसी। इक्विवोकेशन का मतलब जहां पे दो चीजों को सेम चीजें हैं उसको कंपेयर कर दो आप। जैसे कि अ जायंट बॉल ऑफ गैस इज अ स्टार। ठीक है, फिर उसके बाद पॉल इज अ स्टार। ये स्टार कौन सा? सुपर स्टार वाला। हेंस पॉल is a giant ball of gas। तो ये आपको सुन के ही बहुत हंसी आ रही होगी कि कैसी आपने फैलेसी बना दी मैम।
तो यहाँ पे स्टार स्टार दो अलग अलग टॉपिक को यहाँ पे कंपेयर कर दिया, इक्वल स्टेटमेंट बना दी। तो ये वाली जो फैलेसी होती है दैट इज कॉल्ड, कौन सी वाली फैलेसी आपकी कहलाती है, फैलेसी इक्विवोकेशन फैलेसी। तो ये कुछ फैलेसी है। बाकी अगर आपको लगता है कि कुछ ऐसी फैलेसी है जो मैम डिस्कस हो सकती है और, तो आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर से मेंशन करना ताकि उसके ऊपर भी वर्क किया जाए ना। अब कुछ है प्रैक्टिस क्वेश्चन जो कि आप लोगों को कमेंट सेक्शन में जल्दी जल्दी मेंशन करो और मैं आप लोगों को टाइम दूंगी 1 मिनट का। ऑल योर फ्रेंड्स आर गोइंग टू द पार्टी, सारे के सारे आपके दोस्त पार्टी जा रहे हैं तो आपको भी जाना चाहिए। बताओ कौन सी फैलेसी है ये? विच टाइप ऑफ फैलेसी इज दिस? Which fallacy is this? So this is a fallacy ad populum appeal to the people। मतलब इस fallacy के अंदर क्या करना होता है, जहां पे ज्यादातर लोग जो बोल रहे हैं पॉपुलेशन के ऊपर आप ज्यादा पे फोकस कर रहे हो और जो ज्यादा पॉपुलेशन बोल रही है उसको आप ज्यादा फॉलो कर रहे हो, तो वो फैलेसी आपकी कहलाती है एड पॉपुलम अपील टू द पीपल। बाकी आपको इन क्वेश्चंस के अलावा भी और क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है ना, तो आप लोग जो हमारे PYQs वाला सेशन चल रहा है लॉजिकल रीजनिंग का, जिसमें मैंने 3 पार्ट करवाए हैं, वो भी आप लोगों के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही प्रीशियस इंपॉर्टेंट रहने वाला है। ठीक है, चलो अब नेक्स्ट वन, ये भी शायद कुछ उसी तरीके का है, कुछ उसी तरीके का क्वेश्चन है, आप देख पा रहे हो? यस, इट इज ऑल्सो एड पॉपुलम, जहां पे क्या कह रहा है, एवरीवन इज गोइंग टू द पार्टी, यू शुड गो टू। चलो नेक्स्ट वन, which of the following is defined as a type of irrelevant conclusion fallacy in which a distracting element is introduced to obscure an opponent's position। जहां पे किसी की आप ओपोनेंट की पोजीशन को क्या करते हो, बताते हो। यस, आर्ग्यूमेंट एड होमिनम, जहां पे हम क्या करते हैं, किसी सामने वाली पर्सन को या तो एब्यूजिव लैंग्वेज यूज करके या उसकी पोजीशन को अटैक करते हैं। ठीक है, तो ये सारे क्वेश्चंस रहे आप लोगों के फैलेसी के। बाकी एक और जो इंपॉर्टेंट चीज है मैं डिस्कस करना चाहूंगी, दैट इज, वेट अ सेकेंड, ये बहुत ही प्रीशियस रहने वाला है आप लोगों के लिए, इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। इसमें आपका फैलेसी है, उसकी डेफिनेशन है, उसका एग्जाम्पल है। इसी ही तरीके से अपने नोट्स बनाओ,
क्योंकि अभी आप लोगों को इस चीज का एहसास नहीं होगा कि ये आपके एग्जाम के लिए कितनी इंपॉर्टेंट है। ये उन लोगों के लिए बोल रही हूं जो 2024 में आपका जून अटेम्प्ट देने वाले हैं। बाकी जो लोग का एग्जाम अभी होना है वो तो बस इसको रिवाइज करो, उसके अलावा कुछ मत करो, ठीक है। तो आप लोग इसको देख लो, एक बार स्क्रीनशॉट ले लो। ओके, नाउ जो इम्पोर्टेंट चीज है वो ये है कि अगर आपको इससे रिलेटेड कोई पर्टिकुलर डाउट है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हो, या आपको किसी और टाइप के लेक्चर की रिक्वायरमेंट है वो भी बता सकते हो, और हमारे कोर्सेज को इनरोल कर सकते हो ताकि आप लोगों को एक प्रॉपर गाइडेंस, एक प्रॉपर इंस्ट्रक्शंस मिल सके एग्जाम के लिए। ठीक है, आप लोगों से नेक्स्ट लेक्चर वीडियो मिलते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।